हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। देखिए, आप लोगों के पेपर 4 की जो पीडीएफ है स्वास्थ्य एवं योगा वालों की, वो मैंने लॉन्च कर दी है एप्लीकेशन पे। तो अगर अभी तक आपने वो पीडीएफ नहीं ली है तो उसमें आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन एग्जाम ओरिएंटेड मिल जाएगा। नोट्स हमने अलग से दे रखे हैं, पीडीएफ हमने अलग से दे रखी है एमसीक्यूज़ की। आपको जो भी लेना है आप ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम आपको बता देते हैं कि अगर आपको कोई इशू है किसी भी रिगार्डिंग, कोई प्रॉब्लम है, तो यू कैन आस्क मी इन देयर इंस्टाग्राम अकाउंट। द नेम ऑफ दैट अकाउंट इज़ PG Point Official। व्हाट दिस इज़ PG Point Official। और टेलीग्राम चैनल हमारा PG Point के नाम से है। मेल आईडी हमारी pgpoint100@gmail.com से। ये थी एक बेसिक जानकारी। आइए शुरू करते हैं आज का आपका क्वेश्चन नंबर 201। दूरस्थ शिक्षा शब्द किस शिक्षा से विकसित हुआ है? तो ये हुआ है आपका पत्राचार से। आचार्य राममूर्ति समिति ने शिक्षा के क्षेत्र में क्या विचार दिया था? तो इनका था शिक्षा का सार्वजनीकरण। शिक्षा के सार्वजनीकरण की संकल्पना में शिक्षा को राष्ट्रीय विकास से संबद्ध करने का विचार किसका था? तो ये था JP नायक जी का। शिक्षा के लोकव्यापीकरण पर जोर दिया था, किसने दिया था? तो ये दिया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने। शिक्षा के सार्वजनीकरण में कौन सी बाधा है? शिक्षा के आपके सार्वजनीकरण में रटने पर बल, व्यवसाय शून्य शिक्षा, सैद्धांतिक पाठ्यक्रम, ये सभी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 206 की तरफ चलेंगे। प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम संबंधी त्रुटियों को दूर करने हेतु सिफारिश किसने की थी? तो ये की थी आपकी NCERT ने। NCERT का फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। SCERT, NCERT, न्यूपा, इनका फुल फॉर्म आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा में सुधार हेतु NCERT द्वारा दी गई सिफारिश कौन सी थी? क्वेश्चन नंबर 207 बताइए। तो राष्ट्रव्यापी पाठ्यक्रम हो, पाठ्यक्रम में भारतीय संस्कृति को स्थान मिले, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम बनाया जाए, ये सभी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। प्राथमिक शिक्षा के सुधार हेतु निम्नलिखित में से किसने कार्य किया था? आपके प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए आपके कोठारी आयोग ने काम किया। प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम की कोठारी आयोग की सिफारिशों में से इनमें से कौन सी एक सिफारिश थी? तो सृजनात्मक क्रियाएं, ये एक सिफारिश थी जो कोठारी आयोग की तरफ से की गई। ग्रामीण बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन योजना कब से प्रारंभ की गई थी? एक बार करवा चुके हैं हम आपको ये क्वेश्चन इससे पहले भी, तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 210 दैट इज 15 अगस्त 1995। सभी के लिए शिक्षा परियोजना में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए किस प्रकार की शिक्षा का प्रावधान किया गया है? क्वेश्चन नंबर 211 सॉरी। तो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। किस जनपद में सभी के लिए शिक्षा परियोजना संचालित नहीं है? किस जनपद में? तो ये है आपका आगरा। मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत प्रतिमा खाद्यान्न की कितनी मात्रा प्रति बालक को दी जाती है? कितनी मात्रा प्रति बालक को दी जाती है? तो 3 किलोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्याह्न भोजन योजना क्या है? मिड डे मील पूछा गया है कि क्या है? तो ये बेसिक शिक्षा परिषद के सभी विद्यालयों में दी जाती है भाई। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना कब शुरू हुई थी? तो ये आपकी 1987-88 में शुरू हुई थी। DPEV का पूरा नाम क्या है? DPEV, तो DPEV का आपका पूरा नाम है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। उसके बाद में शैक्षिक अवसरों की समानता किन कारणों से आवश्यक है? क्वेश्चन नंबर 207। तो ये राष्ट्रीय विकास के लिए भी, सभी को शिक्षा के समान अवसर के लिए भी, एकीकृत समाज स्थापना के लिए भी, यानी कि उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा। NCTE किससे संबंधित है? आपका कहते हैं ना NCTE की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, तो ये आपका किससे संबंधित है? अभी करवाया हुआ क्वेश्चन है ये। टीचर्स एजुकेशन, शिक्षा से संबंधित है। ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों ने मध्याह्न भोजन की योजना किस सन में आरंभ की थी? ग्रामीण प्राथमिक की बात यहाँ पे की गई, तो ये की थी 1995 में। भारत में माध्यमिक शिक्षा का प्रारंभ किसने किया था? माध्यमिक शिक्षा पूछा गया है, तो माध्यमिक शिक्षा का प्रारंभ लॉर्ड मैकाले। भारत में माध्यमिक शिक्षा का प्रारंभ किस शताब्दी में हुआ? यदि ये पूछ लिया जाए तो 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से 5 को कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई थी? क्या टारगेट था इनका? तो 1990 था टारगेट, ठीक, लेकिन प्राप्त नहीं कर पाए आज भी। प्रारंभ में ब्लैक बोर्ड योजना किस स्तर के विद्यालयों के सुधार हेतु बनाई गई? प्राथमिक जो विद्यालय थे इनके सुधार के लिए बनाई गई।
10+2+3 की शिक्षा संरचना सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में घोषित की गई थी, मतलब 10+2+3 वाली प्रणाली। तो ये आपकी जो शिक्षा नीति 1986 वाली आई उसके तहत ये घोषणा की गई थी। नवोदय विद्यालय खोलने की घोषणा किस शिक्षा नीति में की गई थी, नवोदय विद्यालय से रिगार्डिंग। तो ये भी आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, जो हमने आपको NEP 1986 वाला चैप्टर पढ़ाया है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नवोदय विद्यालयों में ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण है, तो ये आपका 75% आरक्षण है। पश्चिम देशों में पूर्व प्राथमिक शिक्षा का श्री गणेश किसने किया, तो फ्रॉबेल ने किया था। किसने किया था, फ्रॉबेल ने किया, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत किसने की, क्वेश्चन नंबर 228। तो भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत ईसाई मिशनरियों ने की थी। प्रारंभिक शिक्षा का संबंध किससे है, क्या आशय है इसका, तो इसका आशय है कक्षा 5 तक की शिक्षा व्यवस्था। सर्वप्रथम अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का बिल किसने सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया, तो अनिवार्य शिक्षा का जो बिल था ये सरकार के समक्ष गोपाल कृष्ण गोखले जी ने प्रस्तुत किया, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद किस शिक्षा के विकास हेतु कार्य करती है, तो ये शिक्षा यानी टीचर्स एजुकेशन के लिए कार्य करती है। किस शिक्षा व्यवस्था में अध्यापक की भूमिका गौण होती है, क्वेश्चन नंबर 232, तो प्रकृतिवाद। प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या को और किस समिति ने ध्यान दिलाया था, क्वेश्चन नंबर 233, तो ये ध्यान दिलाया था आपकी हरटांग समिति ने। जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की सिफारिश की थी, किसने की थी, तो ये सिफारिश की थी आपके शिक्षा आयोग 1964 में हुई। पराविद्या किससे संबंधित है आपका, तो पराविद्या आपकी आध्यात्मिक ज्ञान से संबंधित है। स्वतंत्रता पूर्व भारत में किसका नाम प्राथमिक शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए लिया जाता था, तो ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। स्वतंत्रता से पहले भारत में गोपाल कृष्ण गोखले जी का नाम प्राथमिक शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए लिया जाता था। कलकत्ता, मुंबई और मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई भारतीय शिक्षा आयोग वुड्स के घोषणा पत्र के बाद, या भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के तहत, या सेडलर आयोग के द्वारा, क्वेश्चन नंबर 237। तो ये आपके वुड के घोषणा पत्र के तहत हुई। ठीक, भारत में तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली की धुरी कौन सी है आपकी, अगर तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली की बात की जा रही है तो ये आपका AICTE। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के कार्य आरंभ का वर्ष क्या है आपका, तो 1993। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो ये की गई थी आपकी 1953 में। भारत में शिक्षा को समवर्ती सूची में कब लाया गया, क्वेश्चन नंबर 241, तो ये लाया गया 1976 में। छात्रों में सभी प्रकार के लाभ को देखते हुए हम इस बात को महत्व देते हैं कि देश में माध्यमिक शिक्षा का स्वरूप एक सा होना चाहिए, ये कथन है किसका, तो ये कथन है कोठारी आयोग का। शिक्षा को समवर्ती सूची पर जिस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया वो क्या है आपका, तो 42वां संविधान संशोधन। आचार्य नरेंद्र देव समिति द्वितीय की नियुक्ति कब हुई थी, तो ये हुई थी 1952 में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में किस शिक्षा संरचना को स्वीकार किया गया था, 1968 की बात की गई है, ध्यान रखिए। तब भी यहाँ पे 10+2+3 लगा करके आएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को कब तक प्राप्त कर लेने की घोषणा की गई थी, हालांकि प्राप्त हुआ नहीं हुआ ये इट डजेंट मैटर, लेकिन घोषणा जो की गई थी वो आपकी 1978 तक प्राप्त कर लेने की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में किस स्तर की शिक्षा को अनिवार्य करना प्रस्तावित किया गया, माध्यमिक की बात, माध्यमिक शिक्षा को। ये मत किसका था कि अनवरत या प्रौढ़ शिक्षा के बिना आर्थिक एवं सामाजिक विकास की गति नहीं लाई जा सकती है, तो ये कथन था आपके डॉक्टर VKRV राव का। अध्यापक शिक्षा का क्या परिणाम है होता है, टीचर्स एजुकेशन का क्या रिस्पॉन्ड होता है, क्या परिणाम होता है, तो पहली बात तो नियोजित शिक्षा, फलदायी शिक्षा, उचित बाल निर्देशन, ये सभी आपका सही हो जाएगा। सेवाकालीन प्रशिक्षण किस सदी का विचार है, सेवाकालीन प्रशिक्षण जो है वो आपका 20वीं सदी का विचार है। आपको मैं बता दूं, आप अपने 10 मिनट भी पूरे नहीं हो पाए और 50 क्वेश्चंस कर चुके हैं। ये आपका एक ऐसा रिवीजन जिसमें नो डिस्टर्बेंस, ओनली रिवीजन। आप ऐसी क्लासेस को कम से कम 2 से 3 बार भी देखेंगे तब भी बोर नहीं होंगे। और जैसे मान लीजिए आप एग्ज़ाम टाइम पे हैं, है ना, तो आप अपना सुबह ट्रैवल कर रहे हैं तब भी आराम से ईयरबड्स लगाया,
और ट्रैवल कर रहे हैं तब भी फटाफट से देख लिया जल्दी से 2x की स्पीड से। इवन 2x की स्पीड लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं खुद ही इतना फास्ट पढ़ा रही हूँ, अर्थात रिवीजन करवा रही हूँ। और बाकी तो हमने आपको कही रखा है कि सब कुछ प्रेजेंट है, अगर आप देख के जाएंगे तो कोई दिक्कत आएगी ही नहीं आपको, ठीक है। भारत में सेवाकालीन प्रशिक्षण किसका परिणाम था? तो सेवाकालीन प्रशिक्षण जो है वो आपका इंग्लैंड में 1944 में शिक्षा अधिनियम का क्या है, ये परिणाम था। ये मत किसका है कि अध्यापकों की निरंतर शिक्षा का अर्थ उनकी कमियों को दूर करने से अधिक है। तो ये कथन जो है अमेरिका के शिक्षक शिक्षा आयोग का था। भारत में अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम जो जैसे टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज आप लोग कर रहे हैं ना, बीएड हो गया, डीएलएड हो गया, बीएलएड हो गया, तो ये इसकी प्रमुख अवस्था क्या है? क्वेश्चन नंबर 253। तो इसकी प्रमुख अवस्था यही है कि विद्यार्थी अध्यापक प्रणाली, अध्यापक प्रशिक्षण, अध्यापक शिक्षा, ये सभी सही हो जाएगा। कौन सी बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के दस्तावेज में कही गई है? 254 नंबर प्रश्न। तो क्या कहा गया है कि आज शिक्षा स्थिर नहीं है, ये परिवर्तनशील है। ये बात कही गई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के डॉक्यूमेंट में। अध्यापक का सेवाकालीन प्रशिक्षण किसके द्वारा होता है? तो अध्यापक का सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रसार सेवा के द्वारा, परिभ्रमण के द्वारा, विद्यालय में प्रशिक्षण के द्वारा, इन सभी के द्वारा होता है। सेवाकालीन प्रशिक्षण में क्या सन्निहित होता है? सेवाकालीन प्रशिक्षण में रिफ्रेशर पाठ्यक्रम, सेमिनार आयोजन, अप्रशिक्षित अध्यापकों का प्रशिक्षण, ये सभी चीज़ें अनिवार्य होती हैं या सन्निहित होती हैं। प्रशिक्षण महाविद्यालयों में निम्नलिखित में से कौन सा विषय पढ़ाया जाता है? तो यहाँ पर क्या पढ़ाया जाता है? शिक्षण पद्धतियाँ, शिक्षा दर्शन एवं शिक्षा मनोविज्ञान, पाठशाला प्रबंध एवं स्वास्थ्य विज्ञान, ये सभी कुछ पढ़ाया जाता है। ये किसकी सिफारिश थी कि प्रत्येक ट्रेनिंग कॉलेज से एक उत्तम अभ्यासात्मक स्कूल संबद्ध किया जाएगा? तो ये किसकी सिफारिश थी? भैया हरतांग समिति की सिफारिश थी। एनसीटीई किस प्रकार की शिक्षा के सुधार से संबंधित है? तो एनसीटीई आपका शिक्षक शिक्षा यानी कि टीचर्स एजुकेशन से रिलेटेड है। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 ने शिक्षा के उद्देश्य क्या बताए हैं? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 ने शिक्षा के उद्देश्य 4 बताए। कितने बताए? 4 बताए हैं। एक, शिक्षित व्यक्ति होना चाहिए। कैसा? तो नैतिक चरित्र वाला होना चाहिए, ठीक। उसके बाद में छात्र के माध्यमिक स्तर पर गुण कैसा होना चाहिए? तो छात्रों के माध्यमिक स्तर पर गुण होना चाहिए सामाजिकता, सहानुभूति, अनुशासन, देश प्रेम व मानवता, इन सभी का। शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर सामान्य उद्देश्य क्या हैं? प्रजातांत्रिक नागरिकता का विकास करना, व्यवसायिक कुशलता का विकास करना, व्यक्तित्व का विकास करना, तो ये सभी आपका होगा, बताइए। ये सभी सही हो जाएगा। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य यदि पूछा जाए तब आप क्या टिक करके आएंगे? तो शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य है कि व्यक्ति को अच्छा मानव बनाना। कहते हैं कि जब एक बेटे ने अपने पिता से पूछा कि मैं क्या बनूं, तो पिता ने जवाब दिया कि आप अपने जीवन में सबसे पहला एक अच्छा इंसान बनिए। तो वही बात यहाँ पर भी है कि शिक्षा का उद्देश्य भी यही है कि व्यक्ति को अच्छा मानव बनाना, है ना। माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति 1952-53 में अध्यक्षता में हुई थी। तो किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो डॉक्टर रामस्वामी मुदालियर। कोठारी आयोग की सिफारिशें क्या थी? तो जो कोठारी आयोग की सिफारिशें थी वो शिक्षा के साथ क्षेत्रों के संबंध में थी। वुड प्रेषण की ऐतिहासिक घटना हुई थी, कब हुई थी? तो 1854 में हुई थी। शिक्षा आयोग के चेयरमैन कौन थे आपके? शिक्षा आयोग के चेयरमैन ये थे डॉक्टर DS कोठारी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। किस आयोग ने पाठ्यक्रम का संगठन 8वीं के बाद 2 स्तरों पर करने की सिफारिश की थी? तो ये भी आपकी किसने की थी? कोठारी आयोग ने ही की थी। क्वेश्चन नंबर 270 की तरफ चलेंगे। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 के अनुसार विविध पाठ्यक्रम का प्रवेश स्तर पर किया जाए। किस स्तर पर किया जाए? तो उच्चतर माध्यमिक स्तर पर किया जाए। माध्यमिक शिक्षा का दोष क्या है यदि पूछा जाए? तो पाठ्यक्रम का दृष्टिकोण संकुचित होना, पाठ्यक्रम पुस्तकीय होना, पाठ्यक्रम सैद्धांतिक होना, ये सभी आपका सही हो जाएगा। पाठ्यक्रम निर्माण का प्रमुख सिद्धांत आपका क्या है? पाठ्यक्रम निर्माण का प्रमुख सिद्धांत, तो पाठ्यक्रम निर्माण का प्रमुख सिद्धांत है बालकों को समग्र अनुभव प्रदान करना, पाठ्यक्रम को वर्तमान के अनुभवों से संबंधित करना, कौतूहल, यथार्थता तथा सामान्यीकरण के प्रमुख स्थान देना, ये सभी सही हो जाएगा। शिक्षक की एक मुख्य भूमिका छात्रों को उनके लिए तैयार करना है। तो ये बात
अर्थ है भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करना। भाई टीचर का ही तो काम है बच्चों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करे। विद्यालय और समुदाय के बीच संबंध स्थापित करने का प्रमुख उपाय आपका कौन सा है? तो ये है अभिभावक शिक्षा संघ का। अनौपचारिक साधनों में सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है? तो सायंकालीन कक्षाएं, पत्राचार शिक्षा केंद्र, दूरदर्शन, आकाशवाणी, ये सभी सम्मिलित हैं। बिना शिक्षक के व्यक्तिगत जीवन की कोई भी शिक्षा नहीं दी जा सकती है। ये कहा जाता है किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा ये कथन कहा जाता है। कैसे याद रखोगे? वा से विवेकानंद, वा से व्यक्तिगत, है ना। नेक्स्ट, अनौपचारिक साधनों में क्या सम्मिलित है आपका? इनफॉर्मल मीडियम में क्या सम्मिलित है? तो पत्राचार, सायंकालीन कक्षाएं, चलते फिरते विद्यालय, ये सभी। प्रतीकों का वर्गीकरण किया जा सकता है इनमें। भाषा, चित्र, क्रियाशीलता का होना अच्छा है। संप्रेषण के अनिवार्य रूप से सम्मिलित होते हैं तो प्रतीक, ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा आपका। संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? तो भौतिक कारक, अर्थ विषयक अथवा भाषाई कारक, व्यक्तिगत अथवा मनोसामाजिक कारक, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कक्ष की स्थिति में संप्रेषण के मुख्य अवयव कौन से हैं? तो पठन, लेखन, बोलना और श्रवण करना, यही हैं सारे, ठीक है। उद्दीपन विचलन में शिक्षक को शिक्षण देते समय किसमें परिवर्तन करते रहना सम्मिलित है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, व्यवहार में। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं छात्रों के स्वास्थ्य के लिए सशक्त चिकित्सा है। खेल चिकित्सा, समूह चिकित्सा, योग चिकित्सा, या सभी? तो ये सभी सही हो जाएगा आपका। आज भारत को भगवत गीता की नहीं वरन फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, ये कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद जी का। क्या कथन इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि आज भारत को भगवत गीता की नहीं वरन फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, ये कथन स्वामी विवेकानंद जी का था। वाद विवाद प्रतियोगिता में तत्व ध्यान से देखने चाहिए। कैसे? तो प्रतियोगिता का संचालन कुशल अध्यापकों के द्वारा कराया जाना चाहिए। उच्चारण संबंधी शुद्धता पर ध्यान देना चाहिए। प्रतियोगिता तिथि पूर्व निश्चित होनी चाहिए, ये सभी आपका सही हो जाएगा। भारत में खुलने वाले विश्वविद्यालय में कौन नहीं था? लाहौर नहीं था। कौन सा खुला विश्वविद्यालय है आपका? तो नालंदा विश्वविद्यालय, ये आपका क्या है? ओपन यूनिवर्सिटीज के अंतर्गत आ जाएगी। इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? इग्नू की अगर बात की जाए तो ये आपका 1985 में हुई। देश में सबसे पहले किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? देश में सबसे पहले आपके मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। उच्च शिक्षा संस्थान, देखो हमने आपका मुंबई का और लखनऊ का और शायद बनारस का भी, तीनों का हमने आपको स्थापना वर्ष बताया है, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, ठीक है। उच्च शिक्षा संस्थाओं में राष्ट्रीय सेवा योजना कब शुरू हुई थी? तो 1959 में हुई थी ये। उच्च शिक्षा की प्रमुख समस्या क्या थी, यानी कि व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम्स इन हायर एजुकेशन? छात्र अनुशासनहीनता, निर्देशन का अभाव यानी कि गाइडेंस की कमी रही, और शिक्षा का जो स्तर था, जो लेवल था, वो बहुत निम्न था, यही सभी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी संस्था डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं है? कौन सी संस्था डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं है? तो जो विश्व भारती शांति निकेतन है, ये आपकी डीम्ड नहीं है। बाकी गुरुकुल, कागड़ी, हरिद्वार, वनस्थली विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, ये सारी आपकी डीम्ड है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 5 वर्षों में कम से कम मॉडल पाठ्यचर्या को अद्यतन बनाने का कार्य करें, ये सुझाव किसने दिया आपका? तो ये सुझाव दिया था कोठारी आयोग 1964-66 ने। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? देखो यहाँ पर फिर से हमने अभी आपसे पूछा और वही बात यहाँ पर आ भी गई, तो ये हुई थी 1987 में। और बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 में हुई। ये ईयर्स याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 296 नंबर क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना की घोषणा करने के उद्देश्य आपके क्या है? तो ऑप्शन सी, क्या उपर्युक्त दोनों उद्देश्यों की प्राप्ति, अर्थात अनिवार्य शिक्षा को सुचारू रूप से चलाने के लिए और प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। देखिए ये आपके कुछ इजी क्वेश्चन है। हमने जो आपको पीजी पॉइंट ऐप अगर नहीं इंस्टॉल किया तो इंस्टॉल करिएगा। हम अब दिखाएंगे नहीं पीडीएफ, आपको बहुत बार वीडियोस में दिखा चुके हैं। पेपर 1 से लेकर के पेपर 4 तक आपकी पीडीएफ गिवन है। वहाँ पर जो हमने आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड करवाए हैं वो तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। वो अगर आप देख लेंगे, पढ़ लेंगे अच्छे से, तो ये मान के चलिए कि वो और क्लासेस अगर आप इतना करके जा रहे हैं तो 100% आपको पेपर आता होगा। आप ये समझ लीजिए कि जितने क्वेश्चन करने हैं उससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको आते होंगे, बहुत अच्छे से आप अपने एग्ज़ाम को कर पाएंगे। लेकिन ये पॉसिबल तभी है जब आपने बहुत लोगों ने नोट्स ले लिए, आई नो दिस वेरी वेल,
तो उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि बस नोट्स ले लिया ख़त्म काम, ले लिया, लेने से कुछ नहीं होगा, उसको पढ़ो भी, मतलब जो आपकी पीडीएफ्स हैं आप उनको मल्टीपल टाइम रिवाइज भी करिए। तो जैसे एक नियम बना लो कि दिन में हम पूरे दिन में एक सब्जेक्ट की जितने एमसीक्यूज हैं सब पढ़ेंगे रोज। आज अगर पेपर 1 का पढ़ लिया तो कल पेपर 2 का पढ़ डालेंगे पूरा, है ना। अब कैसे पढ़ेंगे, अब जैसे मान लीजिए 4 यूनिट है तो सुबह 1 यूनिट पढ़ ली, है ना, 200-250 क्वेश्चन, ज़्यादा समय थोड़ा ना लगेगा, 15 मिनट लगेगा मात्र। दोपहर में 1 यूनिट पढ़ ली, एक शाम को पढ़ ली यूनिट और एक शाम को सोते समय पढ़ ली, ठीक। तो 250-250 क्वेश्चन करके पढ़ लोगे, एक पेपर आज पढ़ लिया, इसी तरीके से एक कल, एक परसों, एक नरसों, 4 दिन में 4 पेपर कंप्लीट करोगे। और इसी तरीके से फिर जब 5वां दिन आएगा तो फिर पेपर 1 का रिवीजन करो, तो उससे क्या होगा, आपके दिमाग में ऑप्शन सहित सारे क्वेश्चन बैठ जाएंगे, है ना, वैसा सेम क्वेश्चन आ जाएगा, तो आपको कोई इश्यूज़ नहीं आएंगे। इस तरीके से पढ़िए, ये हमारी आपसे एक मतलब कह सकते हैं रिक्वेस्ट ही, या आप रिक्वेस्ट क्या कुछ भी समझिए, आप हमें जो भी मानते हैं, है ना, कोई हमें दीदी कह रहा है तो कोई मैम समझता है तो कोई अपना कलीग मानता है कोई, तो आप हमें जो भी समझते हैं आप, मैं उस बेसिस पे आपको एक राय देना चाहती हूँ, और वो राय मेरी यही है कि आप ज़रूर पढ़िए, है ना। अनिवार्य शिक्षा के लिए प्रायोगिक तौर पर सर्वप्रथम किसने प्रयास किया, तो ये प्रयास किया था आपके महाराजा संभाजी गायकवाड़ जी ने, अनिवार्य शिक्षा के लिए प्रायोगिक तौर पर, प्रैक्टिकल की वे में, ठीक। भारतीय संवैधानिक प्रावधान की धारा 45 संबंधित है, किससे संबंधित है आपकी, तो 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है आपकी धारा 45। पब्लिक स्कूलों के विकास से प्रमुख समस्या संवैधानिक प्रावधानों की क्रियाविधि के जिस क्षेत्र में आई वो क्या है आपकी, तो वो है शैक्षिक अवसरों की समानता। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, ये आपका 300 खत्म हो जाएंगे यहाँ से, क्वेश्चन 300 प्रश्न आप कर चुके होंगे। हिंदी भाषा क्षेत्रों में माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत व अध्ययन के लिए अध्ययन के लिए भाषाएं कौन सी हैं आपकी, तो हिंदी, अंग्रेजी और कोई एक भारतीय भाषा, ठीक। तो यहाँ से आपका कंप्लीट हो गया पार्ट 3। पार्ट 3 के अंतर्गत आपने 100 क्वेश्चंस कर लिया। तो इससे पहले अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, पार्ट 2 नहीं देखा है, तो ज़रूर देखिएगा। ये हो गया आपका पार्ट 3। अब इसके बाद आपका पार्ट 4 आएगा, जिसके अंतर्गत हम आपको इस बार 125 प्लस क्वेश्चंस दे रहे होंगे, वो सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद में फिर हम एक कंप्लीट रिवीजन करवा देंगे। ये पूरा एक कंप्लीट रिवीजन करवाएंगे, कब, जब आपका अब एग्ज़ाम आएगा तब, ठीक। फिलहाल आप पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 में किसके, योगा वालों का, वो हम करवा देंगे, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आप करते रहिए। इंस्टाग्राम अकाउंट PG Point के नाम से है, नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। pgpoint100@gmail.com से ID है मेरी, वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। लेकिन जैसे नहीं इंस्टॉल किया है तो इंस्टॉल ज़रूर कर लीजिएगा PG Point ऐप, वहाँ पर आप जाइए। हम आपसे केवल एक हम आपको राय देते हैं। आज क्या राय देते हैं कि आपने अपने जीवन में बहुत जगह पे पैसे लगाए होंगे, ठीक है, लेकिन हमारी एक राय ये है कि आप कुछ करो ना करो, लेकिन पेपर 1 की जो MCQs है वो ज़रूर ले लो, ठीक। फिर आपको एहसास होगा कि क्या होता है क्वालिटी ऑफ द कंटेंट। जैसे बहुत बच्चे सोचते होंगे मेरा पैसा फेक चला जाएगा। अरे मैं रोज़ क्लास लेने आ रही हूँ, आप हमें कमेंट करिएगा अगर कुछ ऐसा होता है फेक या कुछ भी, मतलब ऐसा कभी भी आपके साथ कोई इश्यूज़ है तो यू कैन मैसेज मी, है ना, हम कहीं चले नहीं गए हैं, ठीक। और पेपर 1 एक बार आप जब ले लेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा कि क्या होता है क्वालिटी ऑफ द कंटेंट। हैंड रिटन बेसिस पे लिखवाया है, बहुत अच्छे से एक एक क्वेश्चन को आपको प्रिपेयर करना है, ज़रूर करिएगा। कोई बहुत इतना महंगा नहीं है ना, कि आप नहीं ले सकते हैं, BEd कर रहे हैं अगर तो ज़रूर आप एक बार लीजिएगा मेरे कहने पे। ओके, तो करेंगे हम सेशन को यहीं से। अपना ध्यान रखिएगा, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। पेपर 1 की सारी क्लासेस करवा चुके हैं, उसकी प्लेलिस्ट भाई आप लोग देखते रहिए, ये भी एक रिक्वेस्ट है। और पेपर 2 तो चल ही रहा है, मान लीजिए पेपर 3, पेपर 4 सब कंप्लीट करवा देंगे आपका एग्जाम तक हम, ठीक है। ओके।